नमस्कार, मैं हूं अलीन कौर और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा और पावर प्रोजेक्ट को लेकर सदन में धक्का मुक्की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने की धक्का मुक्की और पावर प्रोजेक्ट को केंद्र से वापस लेने की मांग को लेकर जो है यहां पर विवाद खड़ा हुआ है। यहां पर आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो गया है। पावर प्रोजेक्ट को लेकर सदन में धक्का मुक्की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने धक्का मुक्की की और पावर प्रोजेक्ट को केंद्र से वापस लेने की मांग। यहां आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा और पावर प्रोजेक्ट को लेकर सदन में धक्का मुक्की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने की धक्का मुक्की और पावर प्रोजेक्ट को केंद्र से वापस लेने की मांग। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीधे विधानसभा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा से आप जम्मू कश्मीर की विधानसभा की तस्वीरें जो हैं आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट को लेकर सदन में धक्का मुक्की हुई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने धक्का मुक्की की और पावर प्रोजेक्ट को केंद्र से वापस लेने की मांग। गवर्नर साहब के खुतबे में सीएमपी के हवाले से ये अश्योरेंस दी गई लोगों को कि जो एनएचपीसी के पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें रियासत को वापस लौटा दिया जाएगा। अब सिर्फ उनके लिए मोडालिटीज जो हैं वो तय की जा रही हैं। मतलब ये कि फैसला लिया गया है, फैसले पे अमल किस तरह होगा अब सिर्फ वो तय करना बाकी है। अब ये लोग अपनी करतूतों को छुपाने के लिए दूसरी तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को धोखा इन्होंने दिया, लोगों को अश्योरेंस इन्होंने दी। एक एक करके जब इनके सीएमपी के इश्यूज महीने के अंदर गिर रहे हैं तो लोग इन लोगों से क्या उम्मीद करें वो आप खुद तय कर सकते हैं। और इस हुकूमत पे भरोसा करना जो है वो अब नामुमकिन बन गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा जो हुआ है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। जम्मू से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, क्या कहना चाहेंगे इस हंगामे के बारे में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एमएलए ने पूरे के पूरे सदन की कार्रवाई चलने नहीं दी और काफी हंगामा शुरू किया और कोalition गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उनका आज जो मेन नारेबाजी का वो ये था कि जो पावर प्रोजेक्ट्स यूपी गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफर करने की बात की गई थी, जो अभी तक नहीं हुआ है, उनका यही कहना है कि अभी तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुए, क्योंकि किसी एक निजी अखबार ने ये खबर को लगाया था कि ये ट्रांसफर नहीं होंगे गवर्नमेंट में। तो ऑपोजिशन का यही कहना था कि पिछली आज की सरकार, ये सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा रही है इन प्रोजेक्ट को लाने में, जबकि सरकार का ये साफ कहना है कि जब इनकी अपनी सरकार थी ऑपोजिशन की, ये तब लोग नहीं कर गए। हमारी सरकार बने तो भी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट प्रोग्राम में ये सब पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाना है सेंटर से, तो अभी 6 महीने हुए हैं। जैसे ही सरकार थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाती है तो हम ये सारे पावर प्रोजेक्ट जो है वापस लाएंगे। जी आशीष, उमर अब्दुल्ला ने भी जो है मीडिया से बात की है और उसके अलावा किसी और से बात हुई हो तो उनका क्या कहना है? उमर अब्दुल्ला ने बाहर आके साफ मीडिया से यही कहा कि ये सरकार जो है सिर्फ धोखा दे रही है पूरे जम्मू कश्मीर को और ये कोई भी काम करने के लिए नहीं है। इस तरह से इन्होंने आज सदन में कार्रवाई को भंग किया। उससे ये लगता है कि ये लोग सब धोखा ही हैं। और उसके बाद जब भाजपा या फिर पीडीपी के एमएलए जब भी बाहर आए तो उन्होंने यही कहा कि जो ऑपोजिशन है वो यही चाहती है कि कार्रवाई ना हो और लोगों के मुद्दे जो है वो ना यहाँ पे किए जाए। और ये इस तरह के जो असेंबली को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। और जो है आज कार्रवाई जो है दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई है। जी आशीष, यहाँ जानना चाहेंगे पीडीपी या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से आपकी बात हुई हो, किसी ने कुछ कहा हो? हाँ जी, हाँ, ये जब जिस तरह से असेंबली को भंग किया गया अपोजिशन की तरफ से, उसके बाद जब टीडीपी और भाजपा के जो विधायक है वो बाहर आके उन्होंने यही कहा कि ये पुराना काम है एमपी और कांग्रेस का कि कोई भी जो कार्रवाई चल रही हो उसको बीच में डिस्टर्ब करते हैं और कार्रवाई को सही ढंग से चलने नहीं देते। जब उनकी अपनी सरकार थी तब ये लोगों ने पावर प्रोजेक्ट को वापस क्यों नहीं लाया? और हमारी सरकार में तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं।
जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ेगा हम सेंटर से बात करके ये पावर प्रोजेक्ट वापस लाएंगे। जी आशीष, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता जम्मू से आशीष कोहली, जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हंगामा हुआ है और पावर प्रोजेक्ट को लेकर सदन में जो है धक्का मुक्की हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने ये धक्का मुक्की की और पावर प्रोजेक्ट को केंद्र से वापस लाने की मांग को लेकर ये सब विवाद वहां खड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया जाएगा। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दिया जाएगा। खराब स्वास्थ्य होने के कारण प्रणब मुखर्जी के घर जाकर ही उन्हें भारत रत्न का सम्मान देंगे। उम्मीद की जा रही है कि वाजपेयी को सम्मान देने के लिए प्रणब मुखर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों के मौजूद होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 90 साल से वाजपेयी काफी दिनों से अस्वस्थ हैं और उन्हें चलने फिरने में कठिनाई हो रही है और शायद इसी की ही वजह से काफी दिन से सुर्खियों में भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी से पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को जीवित रहते हुए भारत रत्न से विभूषित किया जा चुका है। वहीं पिछले साल दिसंबर में वाजपेयी के अलावा जाने माने स्वाधीनता सेनानी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मान करने की घोषणा की गई थी। मालवीय को 31 मार्च को भारत रत्न दिया जाएगा। केवल किसी राजनीतिक पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय रहा है कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा जा रहा है। जहां तक अटल जी का प्रश्न है, वैसे बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा सकती हैं। उनकी वक्तृत्व क्षमता के बारे में, उनकी वाक शैली के बारे में, उनके सहजता, सरलता अथवा अपनी एक विशिष्ट शैली, बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन मैं एक वाक्य में एक बात ही अटल जी के संबंध में कहना चाहता हूं कि वह भारत की राजनीति नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिनका स्मरण होते ही मन के अंदर एक आदर, श्रद्धा का भाव पैदा होता है। आज पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया जाना ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो एक शख्सियत रही है, जो व्यक्तित्व रहा है, वो उनका कद मैं समझता हूँ भारत के जो वरिष्ठतम राजनेता रहे हैं उनमें आता है। तो मैं समझता हूँ इसीलिए लोग आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं और उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। आज बहुत ही एक भावुक क्षण है जब अटल जी बीमार हैं, लेकिन फिर भी देश आज उनको भारत रत्न दिए जाने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला है। जिस तरह से राष्ट्रपति जी वहां पर जाकर भारत रत्न देने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए बहुत ख़ास तौर पे, व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत मैं खुश हूँ, क्योंकि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी को ये भारत रत्न मिला है। पूरे देश के लोग खुश हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को पूरे देश के लोग, दुनिया के लोग प्यार करते हैं। वाजपेयी साहब को और उनके परिवार के तमाम सदस्यों को आज के इस मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, जहाँ पे मुझे इस बात की खुशी है कि वाजपेयी साहब को भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। मुझे इस बात का भी अफसोस है कि यूपीए की हुकूमत के दौरान ये फैसला नहीं लिया गया, जबकि उस वक्त भी मेरे वालिद साहब जो यूपीए में मिनिस्टर थे, उन्होंने तब मरकज़ से गुजारिश की थी कि अच्छा रहता अगर सियासत से ऊपर उठ के उनकी हुकूमत के दौरान
वाजपेयी साहब को इस इनाम से नवाजा गया होता, लेकिन नहीं हुआ। चलिए, जो यूपीए ने नहीं किया वो एनडीए की हुकूमत ने की है, और वाकई ये डिज़र्व करते हैं, और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी में बीते कई दिनों से जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पार्टी के अंदर सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और अब तक आई खबरों के अनुसार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण अब पार्टी से बाहर किए जाएंगे। उधर इन दोनों नेताओं ने कहा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोनों धड़ों के बीच मध्यस्थता के सभी प्रयास नाकाम हो गए। आपकी राजनीतिक मामलों की कमेटी पीएसी ने इन दोनों नेताओं का राष्ट्रीय कार्यकारिणी से त्याग पत्र मंजूर कर लिया है। इसके तुरंत बाद योगेंद्र यादव ने कहा है कि जब मैंने इस्तीफा दिया ही नहीं तो वह स्वीकार कैसे हो गया। इस बीच आज आप नेता कुमार विश्वास ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सम्मानपूर्वक पार्टी छोड़ दे तो अच्छा होगा। वहीं एंटी केजरीवाल ग्रुप की आज शाम बैठक संभव है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता था कि ये घर की बात है। हमारे एक शायर के शेर है कि नज़र का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है। ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अगर आपको असहमतियां थी, आपकी समस्याएं थी, तो एक दूसरे से संवाद कर लेते। लेकिन कल बात एक स्टैंड स्टिल पर आ गई और एक हठधर्मिता आ गई। सारी बातें लगभग मान ली गई थी और थोड़ी हो जाती। अरविंद पूर्ण पुरुष तो है नहीं, विष्णु के अवतार तो है नहीं कि 64 कलाएं उनमें है। सामान्य मनुष्य है। लेकिन अगर आप लॉबिंग करेंगे और ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल हटने चाहिए और उनमें संयोजक का मादा नहीं है या वो मुख्यमंत्री पद लायक नहीं है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय माकन वो तक उनसे बेहतर हैं, तो ये सब तो पार्टी सहन नहीं करेगी। लेकिन पतझड़ के बाद जिस तरह नई कोपलें फूटती हैं और नया श्रृंगार करता है पेड़, मुझे लगता है कि इस शुद्धिकरण के बाद, इस थोड़ी सी साफ सफाई के बाद पार्टी में अनुशासन लौटेगा और घर के अंदर अपनी बात रखनी है, पोर्टल पे अपनी बात रखनी है, ये बात आएगी। अगर मैं कहूँ कि बात नहीं बिगड़ी है तो शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ। बात वाकई बहुत बिगड़ गई है और ये दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक भी है और पार्टी की इमेज को इससे नुकसान भी हो रहा है, इससे धक्का भी लग रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि तमाम मतभेदों के बावजूद भी जिंदगी में आदमी को समझौते करने पड़ते हैं और सब साथ मिलकर चलते हैं। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम लोग इस क्राइसिस के बावजूद भी, मतभेद के बावजूद भी हम लोग एक साथ रहें, क्योंकि लाखों लोगों की उम्मीदें हमसे लगी हुई हैं। हम लोग एक साथ रहेंगे, एक साथ चलेंगे तो पार्टी का ही भला होगा और जो देश को बदलने की जो हमारा मिशन है उसमें भी कामयाबी मिलेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह की कोशिशें लगातार हो रही हैं, वो सारी डॉट्स अगर आप कनेक्ट करो तो एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करती हैं। मसलन चुनाव जीतने के बाद शाहिद सिद्दीकी नाम के किसी शख्स का स्टिंग ऑपरेशन आता है फर्जी। इसके बाद जो पार्टी के पूर्व विधायक थे राजेश यार, उनका स्टिंग आता है फर्जी, जिसमें निराधार एक गलत चीज़ को साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब एक और स्टिंग की बात आ रही है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप इंडोर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस को स्टिंग बता के और बाहर एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं उन सारे लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे की बातचीत अगर जनता के बीच आएगी तो किसी को भी शहर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। 1984 सिख विरोधी हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर क्लोजर रिपोर्ट पर आज सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि आज कोर्ट नहीं बैठ सका। इसमें पहले खबर आई थी कि आज दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई हो सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई की ओर से लगाए गए क्लोजर रिपोर्ट पर कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली थी, जिस पर सिख संगठनों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि टाइटलर पर हिंसा के दौरान हत्या और भीड़ को उकसाने का आरोप है। इस पर हर बार साक्ष्यों के अभाव में उन्हें क्लीन चिट मिलती रही है। कुछ दिन पहले ही इस बात का खुलासा हुआ कि दिसंबर में से ही सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट लगाई जा चुकी है। 1984 सिख विरोधी हिंसा के वकील एच.एस. फूलका ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा था कि जगदीश टाइटलर को सीबीआई ने दिसंबर में ही क्लीन चिट दे दी थी। साथ ही इस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर चुकी है, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई।
तो उधर कल अंबाला शहर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अपने गनमैन के बेटे का हाल जानने पहुंचे, लेकिन यहां अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस की तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री तो हूं, पर उनकी किस किस बीमारी का इलाज करूं। विज ने रॉबर्ट वाड्रा मुद्दे पर कहा है कि हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। एक बार फिर से अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया था कि सदन की कार्रवाई तो लंबी चली, लेकिन कांग्रेस को बोलने का मौका नहीं दिया गया और इनेलो ने भी विपक्ष धर्म नहीं निभाया। इस पर अनिल विज ने कहा है कि कांग्रेस की तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री तो हूँ, पर इनकी किस किस बीमारी का इलाज करूँ। देखिए, अब कांग्रेस की तो तकलीफें बहुत ज्यादा हैं। अब मैं स्वास्थ्य मंत्री तो हूं, पर अब मैं उनकी किस किस बीमारी का इलाज करूं। देखिए, आप रिकॉर्ड निकाल कर देखो कि पहली बार है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष से ज्यादा समय दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस ने जमकर भाजपा को इस मुद्दे पर घेरा था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने भी आरोप लगाया था कि यह सत्र अच्छा नहीं चला। ये कहना कि सत्र बहुत अच्छा चला है, किस बात में अच्छा चला है? ये बात तो आप कह सकते हैं कि हमारी पार्टी कांग्रेस के तालमेल ना होने की वजह से वो कोई ठीक ढंग से हम प्रस्तुति नहीं कर पाए होंगे। उसका कारण ये रहा कि विधायक दल की मीटिंग में बात तय की जाती है कि क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे चलना है, लेकिन विधायक दल की एक भी मीटिंग नहीं हुई। वाड्रा मुद्दे पर भाजपा आज भी घिरती दिखाई दे रही है। इस पर भाजपा नेताओं के बयान अलग आने से कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिल विज ने इस पर बोलते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर भाजपा में कोई टकराव नहीं है। अब सीएजी ने भी साफ कर दिया है कि पिछली सरकार ने वाड्रा को मदद देने के लिए कानूनी फायदा पहुंचाया है, तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। नहीं, कोई टकराव नहीं है इससे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस वो कह रहे हैं। अब सीएजी ने भी क्लियर कट कहा है कि पिछली सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के लिए कानूनों में मदद की है, कानूनी तौर पर इनकी मदद की है, तो हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव में किए गए भूमि के लेन देन का मामला उलझता नजर आ रहा है और अब भाजपा सरकार भी इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है। करनाल से कमल मिड्डा के लिए हलीन कौर, 10 नाइट न्यूज। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की ओर से वर्ष 2009-10 और 2011-12 के लिए भरी गई रिवाइज रिटर्न का पुनः आंकलन करने के बारे डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर शिमला के भेजे गए नोटिस पर स्थगन आदेश दिए हैं। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर की खंडपीठ ने अपने आदेशों से स्पष्ट किया है कि इस नोटिस के आधार पर की गई आगामी कोई भी कार्रवाई अमल नहीं है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से संबंधित इनकम टैक्स के मामलों को जांच के लिए शिमला से चंडीगढ़ भेजने के इनकम टैक्स कमिश्नर शिमला द्वारा जारी 15 दिसंबर 2014 के आदेशों को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने जून 2014 से दिसंबर 2014 तक इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी किए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दलीलों को सुनने के पश्चात खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए इनकम टैक्स विभाग को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। विधानसभा में कल आरएसएस और जनसंघ का नाम लेने पर विपक्ष भड़क उठा। सत्तापक्ष के विधायक और सीपीएम जगजीवन पाल ने बजट चर्चा में आरएसएस व जनसंघ पर टिप्पणी की, जिससे नाराज भाजपा विधायक चर्चा छोड़ सदन से बाहर चले गए। विपक्ष का आरोप था कि सीपीएस ने अभी तक बजट पर कुछ नहीं कहा है और सिर्फ राजनीतिक भाषण देने में लगे रहे। इससे पहले बजट पर
हुई चर्चा में भाग लेते हुए मुख्य संसदीय सचिव जगजीवन पाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री का अनुभव इस बजट में दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि हर विभाग का बजट बढ़ाया गया है और विधायक निधि को बढ़ाकर 70 लाख किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनसंघ पूंजीपतियों का संघ था और जिससे आगे भाजपा बनी और यही जनसंघ की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ऐसी ही भड़काऊ बातें विपक्ष को नागवारा गुजरी और भाजपा के सभी सदस्य बजट चर्चा के बीच में भोजन अवकाश से पहले ही सदन से बाहर चले गए। इस पर उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विपक्ष के सदस्य भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने की जल्दी में थे, इसलिए बाहर चले गए। उन्होंने केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के सिवाय किसी बिंदु पर बात नहीं की है। ये बजट अनुमानों के ऊपर 2015-2016 वर्ष के अनुमान के ऊपर चर्चा सभी विधायकों ने की है। हमारी ओर से विधायक बोले, हमारे सभी ने पासिंग रेफरेंस में हम कोई ना कोई बात ऐसी करते हैं, राजनीतिक तौर पर करनी होती है, राजनीतिक की हम करनी चाहिए, लेकिन इशारों में। लेकिन इस सीपीएस इस विधायक का सत्ता पक्ष की ओर से जो पूरे का आधे घंटे का भाषण इसका हुआ है, इसने केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के सिवाय और यहाँ तक कि हमारा संगठन आरएसएस के हमारे संगठन के ऊपर भी इन्होंने मतलब कीचड़ उछालने की इसने कोशिश की है। देवभूमि हिमाचल में अवैध खनन अभी भी जारी है। अवैध खनन के कारण हिमाचल के किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। यहां के किसानों का मानना है कि यदि यह नहीं रोका गया तो बरसात के दिनों में बाढ़ आ सकती है, जिससे भारी नुकसान होगा और इन लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। वहीं इन गाँव वासियों ने मांग की है कि अवैध खनन को रोका जाए, क्योंकि इससे उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। हमारे जो यहाँ छोंटी नामक गांव में एक MCK के नाम के क्रशर चल रहा है, जो कि अवैध रूप से चल रहा है और बुरी तरह से लोगों को लूट भी रहा है और सरकार को भी चूना लगा रहा है। और यहाँ 32 रुपये फुट के हिसाब से रोड़ियाँ दे रहा है, जबकि 7 के कुल्लू जिला में 18 रुपये के हिसाब से रोड़ी मिलती है। इससे गाँव के किसानों को इससे बहुत नुकसान हो रहा है। हमने सरकार को कई बार पंचायत के माध्यम से अवगत भी करवाया है, सरकार ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। खनन जो है सतलुज नदी से हो रहा है और खनन के साथ साथ जो रोड़ियां बेची जा रही है वो भी 32 रुपए के हिसाब से बेची जा रही है, जिससे कि ग्रामीणों को फायदा नहीं हो रहा है। हिंदी समाचारों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।